हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स पॉइंट में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल जूनियर इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल का पेपर का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। और ये पेपर आपका 2019 का पेपर है, जो कि मॉर्निंग फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। तो इस पेपर में जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, टोटल 150 क्वेश्चन जो टेक्निकल के पूछे गए थे, उन 150 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और बाकी के आपके 50 क्वेश्चन जो थे वो नॉन टेक्निकल पोर्शन से पूछे गए थे। तो इस प्रकार आपका जो टोटल पेपर था वो 200 मार्क्स का यहाँ पे आपका पेपर था। तो हम यहाँ पे जो आपसे टेक्निकल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन टेक्निकल के क्वेश्चंस को यहाँ पे इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आता है, 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर इज टर्म एट। तो हमारा जो 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर होता है उसे हम किस प्रकार से टर्म करते हैं। तो आपको पता है कि हमारे पास जो इल्यूमिनेशन जो होता है, इल्यूमिनेशन, तो इल्यूमिनेशन हमारे पास क्या होता है, फाई अपॉन ए। और फाई क्या होता है, हमारा यहाँ पे ल्यूमेन होता है। इसको हम क्या लिखते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये होता है हमारा ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इल्यूमिनेशन भी कहते हैं। और ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर यानी कि इल्यूमिनेशन की एक यूनिट और क्या होती है, दूसरी, तो इसी को हम क्या कहते हैं, लक्स भी कहते हैं। तो यहाँ से आपको इल्यूमिनेशन की यूनिट पूछे तो क्या हो जाएगा, लक्स हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 लक्स इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कैंडल पावर। तो कैंडल पावर जो यूनिट होती है, ये आपकी किसकी यूनिट होती है, तो ये हमारी यूनिट होती है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की यूनिट होती है। और एक कैंडल पावर की बात करता हूँ मैं, एक कैंडल पावर बराबर कितना होता है हमारा, तो ये होता है 4 पाई ल्यूमेन होता है एक कैंडल पावर बराबर। उसी के साथ यहाँ पे अगर बात करता हूँ मैं एम की, तो एम का मतलब फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, तो इसकी फुल फॉर्म होती है मीन हेमिस्फेयर, मीन हेमी स्फेयर कैंडल पावर। और यहाँ पे एमएससीपी की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, मीन स्फेरिकल। ये हो जाएगा हमारे पास मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। तो यहाँ से बस आपको एम एच का मतलब हो जाएगा हेमीस्फेयर, और एम एस का मतलब हो जाएगा मीन स्फेरिकल। तो यहाँ पे आपको इन दोनों की फुल फॉर्म भी साथ में याद रखनी है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following control device is used to provide protection against accident by rapidly interrupting dangerous contact voltage that may be present in the faulty electrical equipment as a result of ground fault, in insufficient insulation failure or misuse and sabotage। तो यहाँ से आपको जो जिस कंट्रोलिंग डिवाइस का हम यूज करते हैं, यानी कि प्रोटेक्शन के लिए हम जिस कंट्रोलिंग डिवाइस का यूज करते हैं किसी भी इंसुलेशन फेलियर के कारण या फिर इनसिफिशिएंट इंसुलेशन के कारण, तो यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, तो ईएलसीबी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ईएलसीबी हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ईएलसीबी की फुल फॉर्म होती है। और ईएलसीबी हम कहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, तो ईएलसीबी हम जो इंस्टॉल करते हैं इसको कहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, तो ये हमारा जो घर का जो मेन स्विच बोर्ड होता है, इसको मेन स्विच बोर्ड के हम कहाँ लगाते हैं, मेन स्विच बोर्ड। तो मेन स्विच बोर्ड के पास में इसको इंस्टॉल किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ईएलसीबी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन द पिच फैक्टर फॉर वाइंडिंग 36 स्टेटर स्लॉट्स, 4 पोल एंड कोयल स्पान 1 to 8, यानी कि 1 से लेकर के आपको 8 तक कोयल स्पान दिया हुआ है, 4 स्टेटर में स्लॉट्स, 36 स्टेटर के स्लॉट्स और 4 पोल है। तो यहाँ से आपको पिच फैक्टर निकालना है। तो आपको पता है जो पिच फैक्टर होता है ये क्या होता है हमारे पास, केसी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोस ऑफ अल्फा/2 हमारे पास पिच फैक्टर का फॉर्मूला होता है। तो हमको यहाँ से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ से पोल पिच निकालेंगे। तो आपको पता है हमारे पास जो पोल पिच का जो फॉर्मूला होता है, पोल पिच। तो यहाँ पे हमारे पास जो पोल पिच होती है ये क्या होता है हमारे पास, स्लॉट्स पर पोल, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, स्लॉट्स पर पोल। तो हमको स्लॉट्स कितने दिए हुए हैं, 36 दिए हुए हैं, और पोल कितने हैं, 4 है। तो हमारे पास यहाँ पे पोल पिच जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 9। यहाँ पे हमारे पास पोल पिच आएगा। अगर हमारे पास पोल पिच 9 आता है तो हमारे पोल पिच अगर हमारा 9 है तो फुल पिच वाइंडिंग के लिए हमारा कोयल स्पान कितना हो जाएगा, तो ये कोयल स्पान हमारा फुल पिच वाइंडिंग के लिए हमें, यहाँ पे अगर बात करता हूँ अगर हमारा यहाँ पे अगर पोल पिच अगर हमारा 9 है, तो यहाँ पे अगर बात करता हूँ मैं फुल पिच वाइंडिंग के लिए, फुल पिच वाइंडिंग के लिए, तो हमारे यहाँ से कोयल स्पान जो होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे हमारा कोयल स्पान जो हो जाएगा ये हो जाएगा
1 से लेकर के 10 तक हमारे पास कोइल स्पान हो जाएगा। और यहाँ से हमको जो कोइल स्पान दिया हुआ है ये किसका दिया हुआ है, शॉर्ट पिच वाइंडिंग के लिए हमको क्या दिया हुआ है, कोइल स्पान दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लिख देंगे शॉर्ट पिच कोइल, शॉर्ट पिच वाइंडिंग के लिए जो हमारा यहाँ से कोइल स्पान होगा ये कितना हो जाएगा, 1 से लेकर के 8 हो जाएगा। यानी कि हमने शॉर्ट कितने एंगल से शॉर्ट किए, कितने स्लॉट से हमने इसको शॉर्ट किया है। तो यहाँ से हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 10-2 यानी कि 10-8। तो हमने कितने से इसको शॉर्ट किया है, तो 2 स्लॉट से हमने इसको शॉर्ट किया है। तो यहाँ से अब हमको एल्फा निकालना है। तो यहाँ से हमारा एल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो एल्फा बराबर हमारे पास यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास एल्फा हो जाएगा 2/9 इंटू 180। ये हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, एल्फा हो जाएगा। एल्फा इज इक्वल टू, तो यहाँ से 9 दूनी 18 यानी कि ये कितनी बार कट जाएगा हमारे पास, ये कट जाएगा 20 बार, ये हमारे पास कट जाएगा। तो यहाँ से एल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास एल्फा अगर 40 डिग्री आता है, तो अब हमको पिच फैक्टर का मान पता है कि जो हमारे पास पिच फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है केसी, ये क्या होता है, कोस ऑफ अल्फा/2 होता है। तो हमने अभी अल्फा कैलकुलेट किया, तो कोस 40/2 हमारे पास आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, कोस 20 हमारे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन केस ऑफ अल्टरनेटर कूलिंग a large quantity of air is passed through sub slots which are just below the main slots, such type of cooling is known as। तो जब भी हम अल्टरनेटर की कूलिंग की बात करते हैं, तो जब भी हमारे लार्ज अल्टरनेटर होते हैं उनकी कूलिंग की बात करते हैं, तो उसमें ज्यादातर एयर जो होती है वो कहाँ से गुजर जाती है, जो हमारे मेन स्लॉट्स होते हैं उसके नीचे जो सब स्लॉट होते हैं वहां से, उसके नीचे से हमारी एयर पास हो जाती है। तो इस टाइप की कूलिंग को हम क्या कहते हैं, तो इस टाइप की जो कूलिंग होती है ये हमारी एक्सियल वेंटिलेशन कूलिंग कहलाती है। क्या होता है हमारे पास, ये होता है एक्सियल वेंटिलेशन कूलिंग। तो इस प्रकार की कूलिंग को हम क्या कहते हैं, एक्सियल वेंटिलेशन कूलिंग कहते हैं, जिसमें से हमारे जो जितने भी हमारे पास एयर जो होती है वो कहाँ से, मेन स्लॉट्स के नीचे जो स्लॉट्स होते हैं, सब स्लॉट्स होते हैं, वहां से अगर एयर पास हो जाती है ज्यादा मैक्सिमम एयर, तो उस प्रकार की कूलिंग को हम क्या कहते हैं, एक्सियल वेंटिलेशन कूलिंग कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, a hydroelectric generating station is supplied from a reservoir capacity of 6 million meter cube at a head of 170 मीटर। डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस वाटर। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो आपको पता है हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी, तो ये क्या होता है हमारे पास, mgh इसका फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या हमको सारी चीज दी हुई, तो सबसे पहले हमारे पास m कैलकुलेट कर ले। तो m हमको कितना दिया हुआ है, तो m हमको दिया हुआ है यहाँ से 6 मिलियन मीटर क्यूब। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 10⁶ इंटू 1000, क्यों 1000 क्यों लिखा, क्योंकि हमने इसको केजी में चेंज कर लिया है। तो यहाँ से ये क्या हो जाए, इसको हम क्या लिख लेंगे, 6 इंटू 10⁹ लिख सकते हैं, 9 केजी लिख लिया। और हमको जी की वैल्यू क्या, जी की वैल्यू हम क्या कंसीडर कर लेंगे, जी की वैल्यू सबको पता है क्या होती है, 9.81 मीटर पर स्क्वायर होती है। ये हमारे पास जी की वैल्यू, और हेड हमको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, ये 170 मीटर दिया हुआ है। तो एच की वैल्यू 170 दी हुई है। तो बस हमको अब इन सबको कैलकुलेट करना है, और जैसे कैलकुलेट करेंगे तो हमको ऑप्शन मिलेगा, वो क्या मिल जाएगा यहाँ से, तो इन सबको मल्टीप्लाई करके मैं आपको बता देता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी पीई जो हो जाएगी हमारी, ये क्या हो जाएगी, mgh हो जाएगी। तो m अभी हमने क्या निकाला यहाँ से, 6 इंटू 10⁹ इंटू जी का मान क्या होता है 9.81 इंटू हेड कितना दिया हुआ है 170 मीटर। तो जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमको यहाँ से जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी जो वाटर के अंदर स्टोर्ड होगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 10⁻12 जूल हो जाएगी। ये हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद रेस्पेक्ट टू डैम्पिंग सिस्टम इन इंस्ट्रूमेंट चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ से हमको गलत स्टेटमेंट चुनना है। तो इट शुड ऑलवेज अपोज द एक्टिव टॉर्क, क्या ये हमेशा एक्टिव टॉर्क का अपोज करता है, ये हमारा ऑप्शन इसमें गलत है। डैम्पिंग सिस्टम शुड प्रोड्यूस डैम्पिंग टॉर्क ओनली व्हेन पोजीशन इज इन मोशन। तो जब भी हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें क्या होता है, पॉइंटर में जब भी ऑसिलेशंस होते हैं तभी हमारा डैम्पिंग सिस्टम क्या करता है, डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड करवाता है। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। इट मस्ट नॉट अफेक्ट द कंट्रोलिंग टॉर्क, तो ये क्या होता है, हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क से अफेक्ट होता है। तो यहाँ पे ये इसका सही आंसर है। और यहाँ पे हमारा जो, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इट शुड ऑलवेज अपोज द एक्टिविंग टॉर्क, तो ये हमेशा एक्टिव टॉर्क का अपोज नहीं करता है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस और सिस्टम इज केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग हाई टेम्परेचर विथ पुअर पावर कंडीशन इन डर्टी करसिव एटमोसफियर एंड विद स्टैंड शॉक एंड वाइब्रेटर। तो यहाँ से आपको उस डिवाइस या उस ऑपरेटिंग डिवाइस का नाम बताना है जो कि हाई टेम्परेचर पर भी हाई टेम्परेचर पर भी, जैसे कि हमारी कोई पुअर कंडीशन होगी, जैसे डस्ट डस्ट हो गया, डर्टी हो गया, करसिव हो गया, एटमोसफियर हो गया, तो इन सब में भी वो हमारा वर्क कर सकता है अच्छी एफिशिएंसी के साथ। तो वो होता है हमारा पीएलसी। तो यहाँ इस क्या होता है हमारा पीएलसी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो यहाँ से हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड हैज टू बी फॉलोड फॉर ड्रॉइंग इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन प्लान। तो यहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन प्लान जो करते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करते हैं, उसके कौन से आईएस रूल को ध्यान में रख करके हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन करते हैं? तो ये हमारा आईएस कोड होता है IS 375/951। तो ये आपको स्टैंडर्ड डायरेक्ट IS कोड यहाँ पे याद रखना है, इसका आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। जब भी हम इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा IS कोड 375/951। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड द क्लीट वायरिंग सिस्टम। जो क्लीट वायरिंग होती है उसके रिगार्डिंग जो हमारा कौन सा सिस्टम जो है यहाँ पे ट्रू नहीं है, यानी कि हमको गलत बताना है। तो सबसे पहले तो हमारी जो क्लीट वायरिंग होती है, कभी भी हम परमानेंटली जब भी हमको वायरिंग करनी होती है तो हम कभी भी क्लीट वायरिंग का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी जो क्लीट वायरिंग होती है ये टेम्परेरी यूज के लिए हमको इसको यूज करना होता है। तो पहला ऑप्शन है, इन इंस्पेक्शन अल्टरनेशन एंड एडिशन कैन बी मेड इजीली। तो हम इसको इजीली इंस्पेक्ट कर सकते हैं और इसको हम इजीली एडिशन भी कर सकते हैं और हम इसको इजीली बना भी सकते हैं। तो इंस्टॉलेशन एंड डिसमेंटलिंग इज इजी एंड थिक। तो जब इसका इंस्टॉलेशन होता है जो प्लेट वायरिंग का, इसका इंस्टॉलेशन और डिसमेंटलिंग जो होता है इसको ये इसका इजी होता है। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड कैन बी रीयूज्ड। तो ये हमारी महंगी नहीं होती है। प्लेट वायरिंग हमारी एक सस्ती वायरिंग की कैटेगरी में आती है, हमारी बहुत सस्ती वायरिंग होती है। और इट इज़ यूज्ड फॉर परमानेंट वायरिंग। तो ये हमारी परमानेंट वायरिंग नहीं होती है, ये हमारी टेम्परेरी वायरिंग होती है। इसीलिए हमारा जो प्लेट वायरिंग के रिगार्डिंग जो हमारा ये ऑप्शन है ये हमारा यहाँ पे गलत होगा, यानी कि ये हमारी परमानेंट वायरिंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास, व्हाट इज द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ -00010। जो आपको ये नंबर दिया हुआ है इसका आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? तो ये आपको पता है कि जब भी हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा जीरो को वन में और वन को जीरो में चेंज कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास वन का जीरो हो जाएगा, जीरो का वन हो जाएगा, और वन का जीरो, फिर वन का जीरो, और जीरो का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस। तो यहाँ पे जो माइनस होता है ये किस चीज को डिनोट करता है? अगर हमारा MSB जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट है, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की बीट होती है, अगर MSB पर हमारा जीरो आता है तो हमारा ये किसको डिनोट करता है? पॉजिटिव साइन को डिनोट करता है। और अगर हमारा MSB पर अगर वन आता है तो ये किसको डिनोट करता है? नेगेटिव साइन को। तो जो कि आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में देख भी सकते हो, जैसे ही हमने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला तो यहाँ पे जो हमारा वन आ रहा है ये हमारा क्या आ रहा है, वन आ रहा है। तो ये वन किसको डिनोट कर रहा है? हमारा माइनस साइन को डिनोट करता है, इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया। अगर इस वन की जगह पे अगर हमारा जीरो आता तो हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसका हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 10010। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, देयर एग्जिस्ट 3 टर्मिनल इन अ रिले। तो हमारे रिले के अंदर 3 टर्मिनल है, C, NO और NC। इन एन एप्लीकेशन इट इज डिजायर दैट व्हेन एवर द रिले इज एक्टिव। जब भी हमारी रिले एक्टिव होगी द लोड करंट मस्ट बी कनेक्टेड टू सप्लाई। जो हमारा लोड है वो हमेशा सप्लाई से कनेक्ट होना चाहिए। तो यानी कि रिले के अंदर हमारे पास 3 कॉन्टेक्ट है, C, NO और NC। और हमको ये आवश्यकता है कि जब भी हमारी रिले एक्टिव होगी यानी कि ऑन होगी तो उस टाइम पे हमारा लोड जो है वो सप्लाई से कनेक्ट होना चाहिए। अदरवाइज द लोड विल बी डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई। या फिर अगर अदरवाइज हमारा लोड जो सप्लाई से क्या होना चाहिए, डिसकनेक्ट होना चाहिए। जब हमारी रिले एक्टिव होगी तभी हमारा लोड सप्लाई से कनेक्ट होना चाहिए, वरना हमारा लोड सप्लाई से डिसकनेक्ट रहना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन टाइप इज रिले इन रिले विल प्रोवाइड सॉल्यूशन ऑफ दिस स्टेटेड प्रॉब्लम। तो जो हमको प्रॉब्लम दी गई है ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमको इसमें से कौन सा ऑप्शन प्रोवाइड करवाता है? तो जब भी हम, आपको पता है कि जब हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब भी हमारे रिले एक्टिव होगी तो उस टाइम पे लोड जो है हमारा सप्लाई से कनेक्ट होना चाहिए। तो मान लिया कि हमने वो जो C टर्मिनल है ये हमारा हमेशा सप्लाई से कनेक्टेड होगा। तो यहाँ से, और जो हमारा जो
रिले एक्टिव नहीं होगी तो उस टाइम पे हमारा जो लोड है वो भी क्या हो जाना चाहिए, जो लोड है वो भी हमारा सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, सप्लाई टू द सी टर्मिनल एंड लोड टू द एनो टर्मिनल, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द इफेक्टिव मास ऑफ रेन इज एम ई टन, एक्सेलरेशन अल्फा किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन द ट्रैक्टिव फोर्स एफ ए इज इक्वल टू। तो आपको पता है यहाँ पे हमारे पास जो एफ बराबर क्या होता है, हमारे पास जो फोर्स जो होता है, फोर्स क्या होता है, एफ बराबर एम ए होता है। तो यहाँ से हमको मास भी दिया हुआ है और एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, बस हमको इसको चेंज करना है। टन, यहाँ पे टन दिया हुआ है और यहाँ पे किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको हमको किसी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज करना है। और जो टन दिया हुआ है मीटर टन, तो इस टन को हमको केजी में चेंज करना है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एफ बराबर हमारे पास क्या होता है, एफ बराबर एम इंटू ए होता है। तो मास कितना दिया हुआ है हमको, एम ई, और टन को जब हम टन को क्या लिख सकते हैं, एक टन बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 10⁻³ केजी हो जाएगा। तो इसको हमने केजी में चेंज कर लिया। इंटू एक्सेलरेशन को किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा अल्फा, इंटू में क्या करेंगे हम, अल्फा इंटू 10⁻, ये भी हमारा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे ये हमने इसको चेंज कर लिया, तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया। तो एफ बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, एम ई इंटू अल्फा इंटू 10⁻⁶। तो ये हमारे पास फोर्स यहाँ से निकल के आ गया। तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रैक्शन बैटरीज आर, जो हमारी जो ट्रैक्शन में जो हम बैटरी यूज करते हैं तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो हमारी जो ट्रैक्शन में बैटरीज होनी चाहिए उनका एक तो कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज होना चाहिए, हाई रेसिस्टेंस टू वाइब्रेशन होना चाहिए, और उनकी हाई कैपेसिटी की होनी चाहिए, और लॉन्ग लाइफ होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कांस्टेंट वोल्टेज, कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, हाई रेसिस्टेंस टू वाइब्रेशन एंड हाई वॉल्यूमेट्रिक, यानी कि हाई वॉल्यूमेट्रिक का मतलब है हाई कैपेसिटी से, यानी हाई वॉल्यूम होना चाहिए, एंड लॉन्ग सर्विस लाइफ, उनकी जो सर्विस है वो ज़्यादा टाइम तक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज। तो जब भी हम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है टीडी, वो क्या होता है, टीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है हमारा आई स्क्वायर डी एम बाई डी थीटा होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, टीडी का फॉर्मूला होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में। तो टीडी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यहाँ से टीडी जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई स्क्वायर के। और आई स्क्वायर के यानी कि ये करंट लॉ का फॉलो कर रहा है, तो इसका स्केल जो होता है मूविंग आयरन का, ये क्या होता है हमारे पास, नॉन लीनियर इसका स्केल होता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। साथ में अगर बात करता हूँ मैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की, तो इसमें जो डैम्पिंग यूज की जाती है, यहाँ पे हमारे मूविंग आयरन के अंदर जो डैम्पिंग यूज की जाती है, तो जो डैम्पिंग यूज की जाती है इसमें कौन सी, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का इसमें यूज किया जाता है। तो यहाँ से हमारा आपको क्वेश्चन में टीडी पूछा है ना कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डायरेक्टली करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड कैन बी रिड्यूस्ड विद द रिड्यूसिंग इन द वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर मटेरियल, दिस इज पॉसिबल। तो यहाँ से हमारे जो, अगर हम कंडक्टर मटेरियल के वॉल्यूम को अगर हम कम करते हैं तो हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। तो ये अब हमारा किससे कैसे पॉसिबल होगा, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज की सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के, या फिर ट्रांसमिशन करंट को बढ़ा के, या फिर ट्रांसमिशन वोल्टेज को बढ़ा के, या फिर ट्रांसमिशन पावर को बढ़ा के। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि V बराबर क्या होता है हमारा, पी स्क्वेयर रो एल स्क्वेयर वी स्क्वेयर अपॉन में डब्ल्यू। तो ये क्या होता है, वी क्या होता है, यहाँ पे हमारा वॉल्यूम होता है, यानी कि हमको वॉल्यूम को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, हमको वॉल्यूम को क्या करना है, रिड्यूस वॉल्यूम करना है। वॉल्यूम अगर हम कम करेंगे तो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या करेगा, हमको सप्लाई का वोल्टेज क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तभी हमारा क्या होगा, वॉल्यूम है वो कम होगा, क्योंकि दोनों में इनवर्सली रिलेशन का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, हमको वोल्टेज को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डेसिमल इक्विवेलेंट टू द 6 बिट बाइनरी नंबर। तो ये आपको जो नंबर दिया हुआ है इसका हमको क्या निकालना है, डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है। तो यहाँ से हम इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे नंबर जो दिया हुआ है ये क्या है, 101.101। ये हमको बाइनरी में दिया हुआ है, तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है।
तो सबसे पहले मैं जो ये हमारे पॉइंट के इस साइड की जो वैल्यू है, अब पहले मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो इसको हमको कैसे लिख सकते हैं, तो 1 × 2⁻0 प्लस 0 × 2⁻1 प्लस 1 × 2⁻2। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 2⁻2 4 हो जाएगा, और जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 × 2⁻1 ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर कुछ भी हो, तो अगर 2 की पावर 0 यानी किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो ये वैल्यूज थी ये हमारे पास कितनी आएगी, तो ये जो वैल्यू थी इसका तो हमने जब हम डेसिमल कन्वर्ट किया तो ये तो हमारे पास आ गया 5। अब हमको ये जो पीछे की वैल्यू है इसको भी चेंज करना है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमारे पॉइंट के बाद वाली है तो इसको हम नेगेटिव में लेके चलेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 2⁻0 पावर इंक्रीज करते गए, फिर 2⁻1 फिर 2⁻2, ऐसे पॉइंट के बाद वाली वैल्यू में हम क्या करते जाएंगे, 2⁻−1 -2 -3 करते जाएंगे। तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 × 2⁻−1 प्लस 0 × 2⁻−2 प्लस 1 × 2⁻−2। तो यहाँ पे ये हमारे पास इस प्रकार हम इसको लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 × 2⁻−1, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो ये तो हमारे पास हो जाएगा 0.5 प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 0 प्लस 1 × 2⁻−2, ये कितना होता है हमारे पास 0.125 होता है, ये होता है हमारे पास 0.125। तो जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो ये कितना मिल जाएगा हमको, तो ये मिल जाएगा यहाँ से 0.625। तो यहाँ से ओवरऑल अब जो हमको यहाँ पे टोटल जो बाइनरी कन्वर्जन मिला है, तो 5 पॉइंट तो हमारा ये हो गया, और पॉइंट के बाद हमको ये लिखना है, तो 625। तो ये हमको यहाँ से इसका डेसिमल इक्विवेलेंट मिल चुका है। तो इस प्रकार हमको यहाँ से इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 5.625 10 बेस में। तो ये हमारा इसका डेसिमल इक्विवेलेंट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, टू इम्प्रूव अर्थ रेसिस्टेंस फॉर प्रोटेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज या आर यूज। तो हमको अगर अर्थ प्रोटेक्शन के लिए अर्थ रेसिस्टेंस को इंक्रीज करना है तो हम क्या करते हैं, लॉन्गर ग्राउंड रोड का यूज करते हैं, ये ऑप्शन हमारा सही है। केमिकली ट्रीट द सोइल, ये भी हमारा सही है। यूज मल्टीपल रोड, तो हम एक से ज्यादा रोड का यूज करते हैं, तो ये भी हमारा सही। तो यहाँ से हमारे क्या हो जाएंगे, तीनों ही ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, कंसीडर द बिलो पॉइंट। यहाँ से हमको जो पॉइंट दिया उनको कंसीडर करना है। डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप्स, यानी कि स्टॉप्स के बीच की दूरी, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, ऑप्शन थर्ड है ग्रेडियंट, और फोर्थ है ट्रेन रेसिस्टेंस। विच ऑफ द अबोव फैक्टर अफेक्ट द स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन इन ट्रेन। तो हमको ये चार ऑप्शंस दिए हुए ऊपर से, इनमें से कौन से फैक्टर जो है वो एनर्जी कंजप्शन जो होती है ट्रेन में, स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन होती है ट्रेन में, उसको अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे चारों ही फैक्टर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं हमारे जो ट्रेन के अंदर जो स्पेसिफिक एनर्जी का कंजप्शन होता है, यानी उपयोग होता है, उसको चारों फैक्टर क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लेंथ एल मीटर एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ ए स्क्वायर ए मीटर। तो यहाँ से हमको मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड बतानी है। तो हम अब हमारे पास जो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, 1/2 LI² होता है। और मैग्नेटिक फील्ड में हमारा जो इंडक्टेंस होता है, तो इंडक्टेंस क्या होता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये होता है हमारे पास μN² A/L। ये हमारे पास L हो जाएगा, और हमारे पास ये I² ऐसा का ऐसा है। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकंड जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव अप्रोक्सीमेट लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर रेसिस्टेंस। तो यहाँ से इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, कौन सा जो एलिमेंट है उसकी लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो हमारी जो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है यहाँ पे कार्बन की यूज होती है, कार्बन की होती है, क्योंकि यहाँ पे थर्मिस्टर और वेरिएस्टर और डायोड, इन तीनों में किसका यूज होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज होता है। और आपको पता है कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं इनकी हमारी नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो ये तीनों, तो हमारे तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स लीनियर नहीं होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भी मटेरियल, जो भी एलिमेंट हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाए जाते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, नॉन लीनियर होती है। जबकि यहाँ पे हमारा कार्बन जो होता है ये हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल नहीं होता है, जबकि एक इंसुलेटर होता है। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है, लीनियर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच लाइटनिंग स्ट्रोक इज मोस्ट डेंजरस। तो जो कौन सा लाइटनिंग स्ट्रोक जो है सबसे ज्यादा डेंजरस होता है।
तो जो लाइटनिंग होती है डायरेक्ट जो लाइन के कंडक्टर पे गिरती है, जो सीधे लाइन के तारों पे गिरती है, वो लाइटनिंग स्ट्रोक जो है हमारे लिए सबसे हार्मफुल होता है, यानी कि सबसे डेंजरस यानी खतरनाक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे जो लाइटनिंग जब भी कंडक्टर के ऊपर गिरती है, जो लाइटनिंग के दौरान जो वोल्टेज की वेव फॉर्म होती है, तो यहाँ पे जब भी किसी कंडक्टर के ऊपर लाइटनिंग गिरती है तो उस टाइम पे जो हमारे पास जो वोल्टेज होता है, जो वोल्टेज की वेव फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, यहाँ पे डायरेक्शनल होती है, यानी कि डायरेक्शनल वेव फॉर्म होती है वोल्टेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, थ्री कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड have breakdown voltage of 200 volt, 500 volt and 100 volt respectively. The capacitor are connected in series and applied direct voltage to the circuit is gradually increased. Determine the applied voltage to the point of breakdown. तो यहाँ से हमको टोटल वोल्टेज जो है वो टोटल वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो ये हमारे पास यहाँ से 3 कैपेसिटर हैं और तीनों सीरीज में कनेक्टेड है और तीनों को हमने एक टोटल वोल्टेज V से कनेक्ट कर दिया है। और जो हमारा पहला कैपेसिटर है ये 2 माइक्रोफेरेड का है, दूसरा 5 माइक्रोफेरेड का है और तीसरा जो है ये हमारे पास 10 माइक्रोफेरेड का है। पहले के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 200 वोल्ट है, दूसरे के अक्रॉस जो वोल्ट है वो 500 वोल्ट है और तीसरे के अक्रॉस जो वोल्ट है वो 100 वोल्ट है। तो हमको यहाँ से टोटल वोल्टेज है ये हमको फाइंड आउट करनी है। तो टोटल वोल्टेज निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो तीन कैपेसिटर हमारे पास जो सीरीज में कनेक्टेड है, इन तीनों का हम क्या करेंगे, तीनों को हम क्या करेंगे, पहले इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाल लेंगे। जैसे ही हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ से वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास एक कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज भी दिया हुआ है, तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगा करके हम यहाँ पे टोटल वोल्टेज निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटर की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1/C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/10। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, वो 1/C इक्विवेलेंट। तो यहाँ से हमारे पास जो C इक्विवेलेंट हो जाएगा, जो C इक्विवेलेंट हो जाएगा 5, 6, 7 और 1, यानी कि ये उल्टा कर देंगे, 8/10 होगा तो हम इसको उल्टा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10/8 माइक्रोफेरेड। तो हमारे पास यहाँ पे C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे। तो यहाँ से आपको पता है कि हमारे पास जो पहला जो कैपेसिटर था 2 माइक्रोफेरेड, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 200 वोल्ट की है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, V1 इज इक्वल टू, आपको पता है हमारे पास जो वोल्टेज डिवीजन लगा रूल के लिए जो वोल्टेज डिवीजन रूल होता है, ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास V1 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज इंटू C इक्विवेलेंट अपॉन में C1। तो ये हमारे पास वोल्टेज डिवीजन से हम यहाँ से क्या करेंगे, V की वैल्यू निकालेंगे। V1 हमको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 200 दिया हुआ है, बराबर V की वैल्यू हमको निकालनी है और C इक्विवेलेंट हमने अभी निकाला है। तो C इक्विवेलेंट कितना आया था हमारे पास, 10/18 आया था, अपॉन में C1 कितना था हमारे पास 2 माइक्रोफेरेड। और ये भी हमारे पास माइक्रोफेरेड में आएगी वैल्यू, तो ये माइक्रोफेरेड से ये माइक्रोफेरेड तो कट जाएगा। तो अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा और ये 8 नीचे आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 200 इज इक्वल टू V इंटू 10/2 इंटू 8। तो यहाँ हमारा 16 हो जाएगा और ये इधर चला जाएगा और फिर क्या करेंगे, हम 10 का डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, V की वैल्यू जो कैलकुलेट होकर आएगी वो कितनी आ जाएगी, 320 वोल्ट हमारे पास इसका कैलकुलेट होकर V की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, is a temporary sensitive resistor whose resistance decreases with increasing temperature। तो वो टेम्परेचर सेंसिटिव रेसिस्टर कौन सा है जिसका जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो उसका रेसिस्टेंस कम होता जाता है, यानी कि उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका होता है हमारे पास, थर्मिस्टर का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। और टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, -0.05 पर डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। और इस थर्मिस्टर का जो हम प्रयोग करते हैं ये कौन से टेम्परेचर से, तो इसका यूज करते हैं -60 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के +15 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इस टेम्परेचर का यूज करते हैं। और इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो कितना होता है, लगभग 0.5 ओम से लेकर के 0.75 मेगा ओम तक होता है। तो ये इसकी रेसिस्टेंस की रेंज होती है अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायरमेंट फॉर गुड लाइटनिंग सिस्टम। तो हमारे पास जो अच्छे लाइटनिंग सिस्टम के लिए हमको कौन कौन से रिक्वायरमेंट होती है। द इल्यूमिनेशन सोर्स शुड हैव सफिशिएंट लाइट, जो हमारा इल्यूमिनेशन होता है उसमें इल्यूमिनेशन सोर्स होता है उससे हमें सफिशिएंट लाइट मिलनी चाहिए, तो ये हमारा सही हो गया। द इल्यूमिनेशन सोर्स शुड नॉट स्ट्राइक द आइट, जो हम जो लाइट होती है वो हमारी आंखों पे डायरेक्ट स्ट्राइक यानी डायरेक्ट हमारी आंखों पे नहीं गिरनी चाहिए, तो ये भी हमारा सही हो गया। द इल्यूमिनेशन सोर्स शुड हैव सूटेबल शेडेड एंड रिफ्लेक्टर, तो जो इल्यूमिनेशन सोर्स होता है उसमें हमारा क्या होना चाहिए, अच्छे से रिफ्लेक्टर लगे होने चाहिए, जिससे कि हमारा जो लाइट है, जो सोर्स जो लाइट इमिट होगी तो वो चारों दिशाओं में यानी कि अच्छे से चारों तरफ वो अच्छे से फैल सके। उसमें अगर रिफ्लेक्टर लगे होंगे तो चारों तरफ से अच्छे से फैल सकेगी, तो ये भी हमारे पास सही ऑप्शन हो गया। द इल्यूमिनेशन सोर्स शुड बी इंस्टॉल्ड एट सच प्लेस सो एज टू गिव यूनिफॉर्म लाइट, तो हम इल्यूमिनेशन सोर्स को इस जगह ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहां से वो हमको यूनिफॉर्म लाइट देता रहे, यानी कि एक समान लाइट को देता रहे। तो हमारे पास ये चारों ही ऑप्शन इसके लिए हमारे अच्छी लाइटनिंग के लिए सही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन नंबर हमारा जिसमें चारों होंगे, तो ये हमारे पास इसका फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, if a and b are the logical input of the following circuit, determine the logical relation between the input and the output x। तो यहाँ से हमारे पास जो ये डायग्राम दिया हुआ है, तो इस डायग्राम में हमको क्या करना है, जो इनपुट ए और बी दिया हुआ है और हमको जो एक्स आउटपुट है इस पे क्या मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है ये हमारा क्या 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है, आपको पता है 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है, यानी कि ये किसकी तरह बिहेव करता है, ये हमारा ट्रांजिस्टर जो होता है नॉट गेट की तरह बिहेव करता है। अब ट्रांजिस्टर अगर नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा तो हमारे पास जो अगर दो ट्रांजिस्टर अगर हमारे पास सीरीज में कनेक्टेड हो, तो हमारा जब दो ट्रांजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होंगे तो ये हमारे नैंड गेट की तरह बिहेव करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे नैंड गेट की टेबल बना लेता हूँ, क्योंकि हमारा जो दो ट्रांजिस्टर जब सीरीज में कनेक्टेड है इनका आउटपुट ही हमारे तीसरे ट्रांजिस्टर पे आएगा, और तीसरा ट्रांजिस्टर क्या करेगा, उसको जो भी आउटपुट इस पे आएगा वो उसको क्या करेगा, नॉट गेट 180 डिग्री का फेज शिफ्ट कह सकते हैं, फिर नॉट गेट की तरह यूज करके जीरो होगा तो उसको वन में चेंज करके हमको आउटपुट में दे देगा। तो सबसे पहले आपको नैंड गेट की अगर टेबल पता है तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि जब भी दो ट्रांजिस्टर सीरीज में होते हैं तो ये हमारे नैंड गेट की तरह बिहेव करते हैं। तो आपको पता है हमारे पास जो नैंड गेट की जो टेबल होती है वो क्या होती है कि हमारे पास मान लिया हमने यहाँ पे दो इनपुट ए और बी हो गए, तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1, तो ये हमारे पास यहाँ पे दो इनपुट थे। तो यहाँ पे अब हमारे पास नैंड होगा, जो नैंड गेट होगा, तो इस नैंड गेट क्या होता है कि जब भी हमारे पास क्या होगा, 0 0 पे भी क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, यानी कि जब भी दोनों इनपुट हाई होंगे तो उस टाइम पे आउटपुट हमको क्या मिलेगा, नैंड गेट में 0 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0 1 0 1 भी 1 हो जाएगा, 1 0 भी 1 हो जाएगा, और 1 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये नैंड गेट की टेबल होती है। यानी कि जो नैंड गेट का आउटपुट है, यानी कि हमारे पास जो नैंड गेट का आउटपुट है ये कहाँ आया, हमारे पास जो तीसरा ट्रांजिस्टर है, यानी कि ये जो हमारे पास तीसरा ट्रांजिस्टर है इसके अब इनपुट पे आ गया, यानी कि ये जो इनपुट है यहाँ पे हमारे पास, ये जो इनपुट है ये हमारे अब इस तीसरे ट्रांजिस्टर का इनपुट बन चुका है। तो अब ये किस तरह से बिहेव करेगा, नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, जहां भी 1 होगा, यानी कि ये 1 था तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब 0 हो जाएगा। ये 1 हमारा 0 हो जाएगा, ये 1 भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको आउटपुट में हाई कब मिला है, जब दोनों इनपुट हमारे 1 1 थे, यानी कि हमारा किसकी तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे, यानी कि क्या हो जाएगा, जब भी हमारे दोनों ए और बी क्या होंगे, हाई होंगे, यानी कि एंड गेट की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि जब भी हमारे दोनों इनपुट पे 1 और 1 होगा तो हमारा आउटपुट में क्या मिलेगा, हमको हाई मिलेगा। यानी कि ये जो हमारा सर्किट है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एंड गेट की तरह बिहेव कर रहा है। यानी कि और एंड गेट को हम क्या लिख सकते हैं, अगर दो इनपुट होते हैं तो एंड गेट का आउटपुट क्या होता है, ए डॉट बी होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, एंड गेट, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर पहला हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ, जो हमारा कैपेसिटर होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, कंडक्टर सेपरेटेड बाय इंसुलेटर, सिल्वर कोटेड इंसुलेटर, सेरेमिक प्लेट एंड वन माइका डिस्क इंसुलेटर सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ से हमारे पास जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, तो इसमें क्या होती है, जो दो कंडक्टर जो प्लेट होती है किसकी तरह बिहेव करती है, कंडक्टर, और इसके बीच में क्या होता है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल भरा होता है जो कि क्या करता है, इन दोनों कंडक्टिंग प्लेट को सेपरेट करने का काम करता है। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि जो कंडक्टर मटेरियल है उनको अलग अलग करने का काम कौन करता है, इंसुलेटर करता है, और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा होता है। अब बात करता हूँ अगर मैं यहाँ से इस कैपेसिटर की फॉर्मूले की, तो सी बराबर क्या होता है हमारे पास, तो सी बराबर होता है क्यू अपॉन वी, या फिर हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी, ये भी हमारे पास कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है। और कैपेसिटर में
एनर्जी स्टोरिंग का जो एनर्जी स्टोर्ड होती है कितनी होती है 1/2 CV², ये हमारे पास इसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो यहाँ से हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसर इज यूज टू मेजर द चेंज इन लाइट क्वांटिटी कॉज्ड बाय टारगेट क्रॉसिंग द ऑप्टिकल एक्सिस। तो यहाँ से हमारे पास जो लाइट क्वांटिटी होती है जो कि हमारे टारगेट क्रॉसिंग ऑप्टिकल एक्सिस होता है उसको जो क्रॉस करती है, तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा सेंसर होता है, बीम टाइप सेंसर का हम यहाँ पे उसके लिए यूज करते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ अ जॉइंट बॉक्स। तो जॉइंट बॉक्स जो हम यूज करते हैं तो उसका एडवांटेज क्या होता है, जो जॉइंट बॉक्स अगर हम यूज करते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि हमारी वायरिंग में जो होती है क्या होती है, कंडक्टर मटेरियल की सेविंग होती है। और अगर कंडक्टर मटेरियल की सेविंग होगी तो हमारी जो कॉस्ट होगी वायरिंग की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्टील कोड एल्यूमिनियम कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल फोर्स डैश वायर सराउंडेड बाय द नंबर ऑफ। तो यहाँ से हमारे पास जब स्टील कोड एल्यूमिनियम होता है, यानी कि हमारे पास जो ACSR कंडक्टर होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे बीच में क्या होता है, एक स्टील का वायर होता है, वो किसका बना होता है, वो गैल्वेनाइज्ड स्टील का वायर बना होता है और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, हमारे एल्यूमिनियम के कंडक्टर होते हैं। और जो गैल्वेनाइज्ड स्टील का आयरन होता है वो क्या करता है, हमारा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारे कंडक्टिव मटेरियल को। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसके तो हमारे गैल्वेनाइज्ड स्टील के चारों तरफ यानी कि सराउंडेड क्या होते हैं, एल्यूमिनियम के स्टैंड्स होते हैं, यानी एल्यूमिनियम कंडक्टर को हम उसके चारों तरफ लपेटते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चंस पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक मटेरियल इज प्रीफर्ड फॉर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम। तो हमारा हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए हम कौन सा मटेरियल का यूज करते हैं, तो हम हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए निकल आयरन अलॉय का यूज करते हैं, जिसमें कि हमारा निकल 80% तक होना चाहिए। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और ये जो अलॉय होता है निकल आयरन का जो अलॉय होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम फेराइट्स के नाम से जानते हैं। ज्यादातर हमको क्या बोलते हैं, फेराइट फेराइट करके हम इसको पढ़ते हैं, तो हमको ये जो होता है क्या होता है, इसे फेराइट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इसको जो निकल और आयरन का अलॉय होता है इसमें क्या होता है, 80% निकल होता है, जो जिसका यूज हम कहा करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम में करते हैं, और इसको फेराइट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल डिस्क्राइब अबाउट द पीरियोडिकल इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर। तो यहाँ पे कौन सा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है जो कि हमारा पीरियोडिकल इंस्पेक्शन और टेस्टिंग जो होती है कंज्यूमर की उसको यहाँ पे दर्शाता है। तो ये होता है हमारा रूल नंबर 46। जो रूल नंबर 46 होता है इसमें क्या दिया हुआ है कि हमारा जो भी कंज्यूमर है उसके हमको क्या करना है, हर पीरियोडिकली इंस्पेक्शन करना है, कि हर हमने जो भी पीरियड बना रखे चाहे हमारा 5 साल हो, चाहे 2 साल हो, 3 साल हो, जो भी हर पीरियड है एक फिक्स्ड पीरियड के बाद हमको क्या करना होगा, वहाँ पे इंस्पेक्शन करना होगा और उसके इक्विपमेंट की हमको टेस्टिंग करनी होगी। तो ये रूल नंबर 46 में दिया हुआ है। अगर बात करता हूँ मैं रूल नंबर 56 की, तो रूल नंबर 56 में क्या दिया हुआ है, जो भी हमारा 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है उसमें क्या होना चाहिए हमारा, यहाँ पे हमारा जो 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है उसमें क्या होना चाहिए, हमारे पास एक न्यूट्रल अर्थ, जो उसका जो न्यूट्रल होता है उसको अर्थ करना जरूरी होता है। उसी के साथ रूल नंबर 56 में और क्या दिया हुआ है कि जो हमारा अर्थ कनेक्शन होता है उसमें क्या होना चाहिए, कॉमन लिंक होना चाहिए, यानी कॉमन पॉइंट भी होना चाहिए। जो भी हम अर्थ कनेक्शन कर रहे हैं उसमें एक कॉमन पॉइंट भी होना चाहिए, ताकि हम उस जो कॉमन पॉइंट के द्वारा हम क्या कर सकें, टेस्टिंग भी कर सकें। उसके अलावा रूल नंबर 56 में एक पॉइंट और आ जाता है, हमारे के जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं हमारे, जैसे कि मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, तो इन सभी को हमको क्या करना चाहिए, अर्थिंग से कनेक्ट करना हमारा जरूरी हो गया। और यहाँ पे रूल नंबर 56 में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, वो है हमारे पास के 3 फेज में अगर बात करता हूँ मैं, तो यहीं पे हमारा रूल नंबर 56 में आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ 3 फेज में, तो हमको 3 फेज में क्या करना चाहिए, डबल अर्थिंग का यूज करना चाहिए, अर्थिंग डबल अर्थिंग का यूज करना चाहिए। और जब अगर हम सिंगल फेज की बात करते हैं तो सिंगल फेज में हमको क्या करना चाहिए, सिंगल अर्थिंग का यूज करना चाहिए, सिंगल अर्थिंग। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे रूल नंबर 56 के 3 फेज के लिए डबल अर्थिंग और सिंगल फेज के लिए सिंगल अर्थिंग। उसके अलावा बात करता हूँ मैं यहाँ पे रूल नंबर 54 की, तो रूल नंबर 54 क्या कहता है कि जो हमारे लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज और हाई वोल्टेज और जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होता है, तो यहाँ पे मीडियम और लो वोल्टेज में जो वेरिएशन हो सकता है ये कितना हो सकता है, ±6%।
और हाई और एक्स्ट्रा हाई में कितना हो सकता है, +-12.5% हो सकता है। तो ये हमारा रूल नंबर 54 होता है। और रूल नंबर 31 क्या होता है हमारे पास, तो यहाँ पे रूल नंबर 31 होता है कि जो भी हमारे कंज्यूमर की बिल्डिंग है और जो भी कंज्यूमर की बिल्डिंग में जो अनअर्थ कंडक्टर है, यानी कि जो भी अनअर्थ कंडक्टर है उसको हमको एक प्रॉपर हाइट के ऊपर लगाना चाहिए, जिससे कि वहां पे हम जिसको कोई भी टच ना कर सके, और उस वायर को हमको क्या करना चाहिए, कटआउट फ्यूज के साथ जोड़ देना चाहिए। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे रूल नंबर 31। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट ऑफ अ सर्किट ब्रेकर इज डिटरमाइंड बाय। तो यहाँ पे अगर बात करता हूं मैं सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ब्रेकिंग करंट की, तो ये क्या होती है हमारे पास, ये होती है √3 VL इंटू आई बी। तो ये क्या हो जाएगा, √3 VL इंटू आई बी। यहाँ पे आई बी क्या है हमारे पास, ब्रेकिंग करंट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यानी कि √3 रेटेड सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट इंटू में रेटेड सर्विस वोल्टेज, ये हमारे पास सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट का फॉर्मूला होता है। यहीं से इसी के बाद हम जो अगला एक फॉर्मूला और देखते हैं, यहाँ से हम सिमेट्रिकल मेकिंग करंट का फॉर्मूला भी देखते हैं। हमारे पास जो यहाँ पे मेकिंग करंट होती है, जो मेकिंग करंट होती है ये कितनी होती है, 2.55 इंटू सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट होती है। क्या होती है, ब्रेकिंग करंट। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है सिमेट्रिकल मेकिंग करंट का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कोइल विद इंडक्टेंस एल इज डिटरमाइंड एज। तो हमारा जो इंडक्टर एल है उसमें एनर्जी स्टोर्ड है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता है कि ई बराबर क्या होता है हमारे पास, 1/2 L I²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 L, और आई को करंट को क्या लिख सकते हैं, आई बराबर क्या होता है हमारे पास Q/T होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, चेंज इन आवेश या चेंज इन चार्ज, यानी कि dQ/dt, चेंज इन टाइम का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पे हमारा इसका एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द सीपीयू मॉड्यूल इन पीएलसी इज यूज्ड फॉर। तो हम पीएलसी होता है हमारा प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर, इसमें हम सीपीयू जो मॉड्यूल यूज करते हैं तो उसका काम क्या होता है, तो सीपीयू का काम क्या होता है कि जो भी हम उसमें इनपुट देते हैं तो वो क्या करता है, रीड, जो इनपुट को रीड करता है, और जो भी प्रोग्राम हमने सीपीयू के अंदर पीएलसी के अंदर दिया है, जिस भी प्रोग्राम हमने लिखा है उस प्रोग्राम को क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा और उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग क्या करेगा, आउटपुट को जनरेट करेगा। तो सीपीयू का काम क्या हो गया, इनपुट को रीड करना, और जो भी प्रोग्राम इनपुट को रीड करने के बाद जो भी हमने प्रोग्राम दिया उसको एग्जीक्यूट करना और आउटपुट को जनरेट करना या आउटपुट को अपडेट करना, ये यहाँ पे सीपीयू का काम होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35। इन अ डीसी जनरेटर let P the number of poles, phi the number of flux per pole, Z the number of armature conductor, A is the number of parallel path in armature. If the generator runs n rpm, then the generated EMF per parallel path। तो यहाँ से हमको डीसी जनरेटर के अंदर यहाँ पे हमको ईबी का फॉर्मूला लिखना है। तो ईबी बराबर क्या होता है हमारा, P phi Z n/60A। ये हमारे पास यहाँ पे जनरेटेड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द बाइनरी इक्विवेलेंट टू डेसिमल 20 इज। तो यहाँ से आपको 20 दिया हुआ है, इसका हमको बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको मैं एक दो मेथड बता देता हूँ। एक तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि क्या होता है हमारे पास 1 2 4 8 16। तो यहाँ पे आपको जब 20 बनाना है तो अब क्या हो जाएगा, 20 किस किस को मिला करके बना सकते हैं, तो यहाँ पे 16 को और 4 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 20 बन जाएंगे। तो जहां जिसको हमने यूज किया वहां पे हम 1 लिख देंगे। तो 16 को 1 यूज किया तो 1 हो जाएगा, और 4 को यूज किया तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 16 और 4 20 होते हैं। बाकी जगह पे हम 0 0 लिख देंगे। तो यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो 1 0 डबल 1 डबल 0। तो यहाँ पे ये हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। या फिर हमारे पास एक दूसरा मेथड भी होता है। उस दूसरे मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 20 को लिखेंगे और इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये 10 बार जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 आएगा, फिर रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 5 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना बच गया, 2 बच गया, सॉरी 0 बच गया। फिर 2 से डिवाइड किया तो ये कितना 2 बार गया, और एक हमारे पास क्या बचा, रिमाइंडर बचा। फिर 2 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया, 1 आ गया, और रिमाइंडर 0 बचा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, नीचे से ऊपर में लिख देंगे।
तो ये हमारे पास ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 10100। तो दोनों तरीके से आप क्या कर सकते हो यहाँ से बाइनरी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 10110। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंडिकेट द एनर्जी मीटर सिंबल इन इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। तो यहाँ से आपको एनर्जी मीटर का सिंबल बताना है। तो ये हमारा जो होता है ये हमारा क्या होता है एनर्जी मीटर का सिंबल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू कन्वर्ट 0 to 1 mA मीटर टू मेजर द करंट इन द रेंज ऑफ 0 to 100 mA। द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द मीटर इज 100 ओम। यहाँ से हमारे पास पहले कोई एक मीटर था 0 से 1 mA का। अब हम उसकी रेंज को बढ़ा करके 0 से 100 mA तक की रेंज को करना चाहते हैं और उसका इंटरनल रेसिस्टेंस 100 ओम है। तो हम उसके पैरेलल में कितने ओम का रेसिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। तो आपको पता है कि अमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं उसके शंट में बहुत कम वैल्यू का बहुत लो वैल्यू का क्या करते हैं रेसिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। तो हमको उसी शंट रेसिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है यानी कि आरएसएच का वैल्यू निकालनी है। तो आरएसएच बराबर क्या होता है ये हो जाएगा हमारे पास RM/M-1। तो यहाँ पे m क्या होता है हमारे पास जो नई करंट होती है आई न्यू जिस रीडिंग पे हमको निकालना है अपॉन में आई ओल्ड जो हमको पुरानी रीडिंग है। तो यानी कि नई रीडिंग हमको कितनी निकालनी है 100 mA और पुरानी कितनी है 1 mA। ये हमारे पास 1 mA मिली एम्पियर से मिली एम्पियर कट गया तो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास। तो ये m की वैल्यू आ गई 100। तो आपको इसको यहाँ रखेंगे। RM क्या होता है हमारे पास मीटर का रेसिस्टेंस होता है जो कि क्वेश्चन में 100 दिया हुआ है। तो 100 और m की वैल्यू कितनी है 100-1। तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस का 99। तो ये जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1.01 ओम। तो ये हमारे पास उस शंट रेसिस्टेंस की आएगी वैल्यू आएगी जिसे हम अमीटर के पैरेलल में अगर इतने ओम का रेसिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे तो उस अमीटर की रेंज पहले 1 एम्पियर से 1 एम्पियर जो थी अब बढ़ करके 100 mA तक वो मेजर करने लग जाएगा। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए कनेक्टेड 1.01 ओम रजिस्टर इन पैरेलल विद मीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास The heat curve in a motor is given theta is equal to 1 minus e की पावर t by 2। The heat time constant for motor is defined as a time required। तो अगर मोटर के हीट कर्व की बात करता हूँ तो ये हमारे पास मोटर का हीट कर्व कुछ इसी प्रकार आता है जिस तरह से हम इंडक्टर की चार्जिंग या डिस्चार्जिंग पढ़ते हैं। सॉरी इंडक्टर की चार्जिंग या कैपेसिटर की चार्जिंग पढ़ते हैं तो उसी प्रकार यहाँ पे मोटर का हीट कर्व होता है ये। तो क्या होता है कि जो टी बराबर हमारा टी बराबर पहले टी बराबर अगर 2 होता है यानी कि जो फर्स्ट टाइम कांस्टेंट होता है तो ये अपनी कितनी हीट को अचीव कर लेती है 0.633 टाइम्स ये अचीव कर लेती है किसका अपनी फाइनल वैल्यू का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हम देख सकते हैं कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 0.633 टाइम्स ऑफ फाइनल टेम्परेचर राइज एंड इट्स इक्वल टू टी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर सी कुड बी डिटरमाइन। तो जो हमारा कैपेसिटर होता है उसमें एनर्जी स्टोरेज का फॉर्मूला बताना है। तो 1 बाय एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटर में क्या होती है 1/2 CV² होती है। और आपको पता है कि C बराबर क्या होता है हमारे पास Q इंटू वी होता है। तो V बराबर क्या हो जाएगा Q/C हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो 1/2 C इंटू Q² तो हमारा ये C से C गया तो क्या बच जाएगा 1/2 Q² अपॉन में C। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एनर्जी स्टोरेज का फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो 1/2 Q² अपॉन C। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 द इनपुट वेव ऑफ अ लॉजिक ब्लॉक्स ए बी प्रोवाइड्स द लॉजिक आउटपुट एक्स आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय द लॉजिक। तो यहाँ से हमारे पास ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें हमको कौन सा लॉजिक एक्सप्रेशन परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ से आप देखिए कि जो हमने अगर जब ये इनपुट दिया हुआ है तो दोनों इनपुट हमने साथ में दिए हैं। तो अगर हमारा ए वाला इनपुट अगर हाई है यानी कि ये अगर 1 है तो उस टाइम पे हमारा जो बी वाला इनपुट है ये क्या है 0 है। जब हमारा पहला इनपुट क्या हुआ 0 हुआ तो दूसरा इनपुट क्या हो गया हमारा हाई हो गया और उस टाइम पे आउटपुट भी हमारा क्या हो गया। और जब हमारा पहला इनपुट हाई था उस टाइम भी आउटपुट हाई था। जब हमने तीसरी कंडीशन आई कि तीसरी स्टेप में जब हमारा ए वाला इनपुट वो हाई गया तो हमारा बी वाला इनपुट क्या हो गया लो हो गया यानी कि ये हाई हुआ तो ये लो हो गया। उस टाइम भी हमारा आउटपुट क्या रहा हाई रहा यानी कि 1 रहा। और जैसे हमारा फिर ये ए वाला इनपुट 0 हुआ तो जो दूसरा इनपुट था बी वाला वो हाई चला गया फिर भी हमारा आउटपुट 1 रहा। तो यहाँ से हमको ये किसका ये हमारे पास ये कौन सा आउटपुट होता है। तो ये हमारा ओर गेट का ऑप्शन होता है क्योंकि आपको ओर गेट की टेबल पता होगी। तो ओर गेट में क्या होता है हमारे पास 0 0 0 1 1 0 1 1 ये हमारे पास 2 इनपुट होते हैं। यानी कि जब दोनों इनपुट हमारे 0 थे जब पहली कंडीशन थी है
जब दोनों इनपुट जीरो थे तो उस टाइम भी हमको आउटपुट क्या मिला था, जीरो मिला था। आप यहाँ पे देखिए आउटपुट जीरो है, तो ये जीरो मिल गया। बाकी जैसे ये हमारा एक भी इनपुट हाई हुआ तो भी आउटपुट हमको हाई मिला। फिर दूसरी कंडीशन में बी हाई हुआ तो भी हमको आउटपुट हाई मिला। तीसरी कंडीशन में हमारा यहाँ पे वापस ये हाई हुआ तो ये हमको आउटपुट हाई मिला। तो यानी ये हमारी कौन सा लॉजिक फंक्शन हो गया, तो ये हमारा और गेट को यहाँ पे दर्शाता है। और गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है, ए प्लस बी। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका और सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हम देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पे सी इसका सही आंसर होगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, A hydroelectric generating station is supplied from a reservoir of a capacity of 5 into 10 की घात 6 cubic meter at a load of meter at a head of 200 meter. Find the total energy available in kilowatt hour if the overall efficiency is 75%. तो यहाँ पे हमको टोटल एनर्जी अवेलेबल निकालनी है, यानी कि टोटल एनर्जी अवेलेबल का मतलब हो गया हमको आउटपुट एनर्जी निकालनी है। और आउटपुट एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, मैं यहाँ पे आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर कैसे कैलकुलेट करना है वो देखेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास आउटपुट एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो ये होता है पोटेंशियल एनर्जी इनटू एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी हमको क्वेश्चन में दी हुई है 75%। अब हमको क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। और आपको पता है जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये क्या होती है हमारे पास, एम जी एच होती है। तो जी की वैल्यू हमको पता है 9.81 होती है। एच की वैल्यू भी हमको पता है कि एच क्या होता है हमारे पास, एच हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 200 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। और एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो एम बराबर क्या होता है हमारे पास, ये होता है मास। तो ये मास होता है। तो आपको पता है कि जो डेंसिटी होती है, ये क्या होती है हमारे पास, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से मास की वैल्यू भी निकाल लेंगे, तो मास जो आ जाएगा हमारे पास, ये क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये सारी वैल्यूज का मैं यूज़ करूंगा। मैंने आपको सारे फॉर्मूले बता दिए मैं कौन कौन से फॉर्मूले का यूज़ करूंगा। और यहाँ से जो हमारी आउटपुट एनर्जी है वो कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ से मास कैलकुलेट करूंगा। मास कैसे कैलकुलेट करूंगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करूंगा। तो हमको वाटर की डेंसिटी पता होनी चाहिए कि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 997 kg पर मीटर क्यूब होती है। उसके बाद वॉल्यूम का यूज़ करेंगे, तो वॉल्यूम हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ से मास आने के बाद हम क्या करेंगे, जी हमको दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, तो हम यहाँ से पहले पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेट करेंगे, वो जूल में आएगी। फिर उसको हम किलोवाट हावर में चेंज करेंगे, फिर एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होता है। तो एम को हम क्या लिख सकते हैं, अभी एम को हमने क्या लिखा था, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी इंटू एच। तो डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है हमारी, 997 kg पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम हमको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 5 इंटू 10 की घात 6। उसके अलावा यहाँ से हमको जो दिया हुआ है जी कितना हो जाएगा, 9.8 हो जाएगा। और हाइट कितनी दी हुई है, 200। तो ये वैल्यूज हमको क्वेश्चन में दी हुई है। तो जैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट होने के बाद हमको ये कितना हो जाएगा, तो ये यहाँ से मिल जाएगा हमको 9.77 इंटू 10⁻12। यहाँ से हमको ये जो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। ये किस में मिलेगी, हमको जूल में मिलेगी। तो इसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ से किलोवाट हावर में चेंज करेंगे। तो इसको किलोवाट हावर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 2.77 इंटू 10⁻⁻7 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाली इक्वेशन को। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास, ये किस में आ जाएगी, किलोवाट हावर में आ जाएगी। तो यहाँ से क्या करेंगे, हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आई थी, अभी क्या आई हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी 9.77 इंटू 10⁻12। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.778 इंटू 10⁻⁻7, ये मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये हमको किलोवाट हावर में कन्वर्ट करना था। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिल जाएगी हमको, 2.706 इंटू 10⁻6 किलोवाट हावर। बस हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो अब इसको क्या करेंगे, हम सीधा यहाँ से एफिशिएंसी यानी कि 0.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो क्या हो जाएगा, यहाँ से आउटपुट एनर्जी आ जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हम यहाँ से आउटपुट एनर्जी निकालेंगे, आउटपुट एनर्जी, तो इसको क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.706 इंटू 10⁻6 इंटू 0.75, क्योंकि एफिशिएंसी कितनी दी है, 75% दिया हो। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 2.02 इंटू 10⁻6 किलोवाट हावर। ये यहाँ पे हमको आउटपुट एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेट होकर के मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर हम देख सकते हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा पहला इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीक लोड पावर प्लांट, जो हमारा जो वो कौन सा पावर प्लांट है जो पीक लोड की तरह यूज नहीं होता है? तो ये हो गया हमारा थर्मल पावर प्लांट। जो थर्मल पावर प्लांट होता है ये हमारा बेस लोड पे यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बाकी हमारा गैस पावर प्लांट हो गया, सोलर एंड विंड पावर प्लांट हो गया, डीजल पावर प्लांट हो गया, ये तीनों हमारे किस तरह यूज होते हैं? पीक लोड पावर प्लांट की तरह यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम वी एम इंस्ट्रक्शन इन पीएलसी स्टैंड फॉर। तो जो हमारे पीएलसी में एम वी एम इंस्ट्रक्शन होती है ये क्या होती है? तो एम वी एम इंस्ट्रक्शन होती है का मतलब होता है मास्क्ड मूव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ पे अगर बात करता हूँ मैं पीएलसी की, तो पीएलसी का फुल फॉर्म जो होता है ये क्या होता है? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, जिसका फुल फॉर्म होता है। और जो फर्स्ट पीएलसी जो डिजाइन किया गया था, फर्स्ट पीएलसी, तो ये कब डिजाइन किया गया था? फर्स्ट पीएलसी था हमारा जिसका मॉड्यूल था 0.84। ये किसने डिजाइन किया था? तो ये डिजाइन किया था हमारा डेक मेली ने, डेक मेली। और कौन से ईयर में किया था? तो ये किया था 1969 में। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके साथ अगर ये तो हमारा फर्स्ट पीएलसी था, लेकिन हमसे अगर फर्स्ट कमर्शियल पीएलसी पूछा जाए तो हमारा फर्स्ट, अगर बात करता हूं मैं यहाँ पे फर्स्ट कमर्शियली पीएलसी की, तो ये कौन सा था? हमारा फर्स्ट कमर्शियली पीएलसी जो था ये था 184। और ये किसने डिजाइन किया था? तो ये डिजाइन किया था माइकल माइकल ग्रीनबर्ग ने इसको डिजाइन किया था। कब किया था? 1973 में। तो ये हमारा फर्स्ट कमर्शियली पीएलसी था। और जो फर्स्ट पीएलसी था वो डेक मेली ने किया था 1969 में, जो था 084। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, in case of programmable automation are there any changes, is they change possible to be done in the sequence of operation। तो जो भी हम ऑटोमेशन में प्रोग्राम करते हैं क्या उनमें कोई चेंजेस पॉसिबल होता है? जो भी हम सीक्वेंस वहाँ पे प्रोग्राम का डिजाइन करते हैं क्या उसमें कोई भी जो चेंज करना होता है वो पॉसिबल होता है या नहीं होता है? अगर होता है तो उसमें हम किस चीज में वहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं? तो जो भी हम पीएलसी के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस पीएलसी के अंदर जो भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे उसके सीक्वेंस को हम चेंज कर सकते हैं। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी हमारी आवश्यकता होती है उसके अनुसार हम क्या करते हैं? पीएलसी में प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं। यानी कि जो पीएलसी में हमने एक बार जो प्रोग्राम रन करवा दिया उसको उसमें अगर हम चेंज करना चाहे तो उसको चेंज करके हम क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पॉसिबल बाय चेंजिंग द प्रोग्राम। यानी कि जैसे हम प्रोग्राम को चेंज करेंगे तो हमारा जो ऑपरेशन यानी कि जो आउटपुट मिल रहा है वो भी हमारा चेंज हो जाएगा। यानी कि हम अपने डिजायर्ड आउटपुट के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू जनरेट ईएमएफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मे बी यूज। तो हमारा जो ईएमएफ को जनरेट करने के लिए कौन सा मेथड जो होता है वो यूज किया जाता है? तो फर्स्ट है हमारे पास स्टेशनरी फील्ड विद रोटेटिंग आर्मेचर, या फिर स्टेशनरी आर्मेचर विद रोटेटिंग फील्ड, या फिर स्टेशनरी फील्ड एंड स्टेशनरी आर्मेचर। तो आपको पता है जो हमारा फेराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो लॉ है वो क्या होता है हमारा, कि अगर हमारा कोई भी कंडक्टर किसी फ्लक्स को कट करता है या कोई भी फ्लक्स किसी कंडक्टर को करता है तो दोनों में क्या हो जाता है? हमारा एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो ये हमारा फेराडेस का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का इंडक्शन का लॉ होता है। तो यहाँ पे अगर हमारा अगर फ्लक्स रोटेट कर रहा है यानी कि फील्ड सिस्टम रोटेटिंग है तो हमारा स्टेटर जो होगा स्टेशनरी होना चाहिए। लेकिन अगर हमारा आर्मेचर स्टेशनरी है तो हमारा फील्ड सिस्टम रोटेटिंग टाइप का होना चाहिए। यानी कि एक चीज हमारी स्टेशनरी होगी और दूसरी चीज रोटेटिंग होगी। अगर दोनों ही हमारी स्टेशनरी हो जाएगी तो दोनों में फ्लक्स कटेगा ही नहीं, और अगर फ्लक्स नहीं कटेगा तो हमारा ईएमएफ भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? दोनों, पहला और दूसरा दोनों ही हमारे इसके सही आंसर हो गए। यानी कि दोनों कंडीशन में हमारा फ्लक्स यहाँ पे जनरेट हो सकता है। अगर बात करता हूँ मैं ट्रांसफॉर्मर की, तो ट्रांसफॉर्मर में हमारा कौन सा? स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ होता है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या होता है? हमारे जो कंडक्टर्स होती है, जो वाइंडिंग होती है वो फिक्स होती है, लेकिन जो उसमें क्या होता है? फ्लक्स रोटेट करता है। तो वहाँ पे कौन सा ईएमएफ प्रोड्यूस होता है? स्टैटिक वहाँ पे स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ होता है। लेकिन अगर बात करता हूँ मैं जनरेटर की, तो जनरेटर में क्या होता है? हमारे पास फ्लक्स फिक्स होता है और वहाँ पे कंडक्टर्स मूव करते हैं, यानी कि जो हमारी वाइंडिंग है वो मूव करती है। तो वो हमारा कौन सा ईएमएफ होता है? तो वो डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ होता है। अब चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंज्यूमर हैज अ मैक्सिमम डिमांड ऑफ 200 किलोवाट एट 40% लोड फैक्टर, फाइंड द यूनिट्स कंज्यूम्ड पर ईयर। तो आपको पता है जो लोड फैक्टर होता है ये क्या होता है हमारे पास? एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। और एवरेज लोड को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? एवरेज लोड जो होता है ये क्या होता है हमारे पास? यूनिट्स कंज्यूम्ड, यूनिट्स जनरेटेड इन अ टाइम टी।
इसको हम क्या लिख सकते हैं, यूनिट्स जनरेटेड इन टाइम टी। ये हमारे पास क्या होता है, एवरेज लोड होता है, यानी कि जितनी यूनिट हम जनरेट करेंगे उतनी तो हमारी कंज्यूम होगी, तो हमको क्या निकालना है, यूनिट्स जनरेटेड निकालना है, यानी कि यूनिट जनरेटेड ही क्या होगी, हमारी यूनिट कंज्यूम्ड होगी। तो हमको क्वेश्चन में लोड फैक्टर दिया हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है, अपॉन में यहाँ पे क्या होता है, टाइम होता है, यानी कि टाइम यहाँ पे पर ईयर का निकालना है, तो हम क्या टाइम क्या ले लेंगे, टाइम ले लेंगे 8760 घंटे ले लेंगे। तो यहाँ लोड फैक्टर कितना दिया हुआ है हमको, तो यहाँ पे लोड फैक्टर दिया हुआ 40% का मतलब हो जाएगा 0.4 इंटू में ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से यूनिट्स जनरेटेड हमको निकालनी है, यूनिट्स जनरेटेड हमको निकालना है, और एवरेज लोड हमको कितना दिया हुआ है 200 किलोवाट इंटू में टाइम टी, यानी कि एक साल के लिए तो ये कितना 8000, एक साल में कितने घंटे होते हैं, 8760 घंटे होते हैं। तो ये हमको यहाँ से कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे हम इसको इधर भेज देंगे। तो अब यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं यूनिट्स जनरेटेड इन टाइम टी, तो ये क्या हो जाएगा 0.4 इंटू 200 इंटू 8760। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमको ये कितना मिलेगा, ये यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा हमको 7 इंटू 10⁵ किलोवाट हावर। तो ये यहाँ से हमको यूनिट्स जनरेटेड मिल जाएगी, और जितनी यूनिट्स जनरेट होगी वही हमारी कंज्यूम होगी, तो ये हमारी यूनिट कंज्यूम्ड पर ईयर हमने निकाल लिया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इट इज डिसाइडेड दैट द कॉपर रोड अर्थिंग इज टू बी इंस्टॉल्ड, देन द साइज ऑफ द रोड रिक्वायर्ड फॉर अर्थिंग। यानी कि हमको अगर कहीं पर भी कॉपर रोड अर्थिंग करनी है, तो वहाँ पे जो कॉपर की रोड होती है उस रोड का साइज क्या होना चाहिए, यानी उसका डायामीटर कितना होना चाहिए। तो ये हमारी कॉपर की जो रोड होती है उसका जो डायामीटर होता है, उसका जो डायामीटर होता है वो कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 12.5 mm। तो यहाँ से हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे पास इसका सही आंसर होगा। ये जो है ये हमारे पास कॉपर की रोड के लिए है, ये कॉपर रोड के लिए। अगर हम यहाँ पे अगर बात करते हैं जीआई की रोड का यूज करते हैं, तो जीआई रोड के लिए यही डायमीटर कितना हो जाता है, 16 mm का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन केस ऑफ स्मॉल पावर इंस्टॉलेशन द नंबर ऑफ जीआई और कॉपर प्लेट्स रिक्वायर्ड फॉर अर्थिंग। अगर हम स्मॉल पावर इंस्टॉलेशन की बात करते हैं, जहाँ पे हमारी कम पावर की इंस्टॉलेशन होती है, तो वहाँ पे या तो हम चाहे जीआई का यूज करें चाहे कॉपर की प्लेट का यूज करें, तो हमको वहाँ पे कितनी प्लेट की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे हमको एक प्लेट की आवश्यकता होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हमारा यहाँ पे सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे एक सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, इन हाफ एडर द कैरी आउटपुट इज हाई इफ द इनपुट आर। तो यहाँ पे मैं आपको हाफ एडर का जो ट्रूथ टेबल है वो बना के बता देता हूँ। तो अगर बात करता हूँ मैं हाफ एडर की, तो हाफ एडर में क्या होते हैं, हमारे पास ये दो इनपुट होते हैं ए और बी। क्या होते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो होता है सम के लिए होता है, ये हो गया हमारे सम के लिए, और एक होता है हमारे पास कैरी के लिए। तो सम में क्या आ जाएगा हमारा 0 1 1 0, और कैरी की जो ट्रूथ टेबल होती है ये क्या होती है 0 0 0 और 1। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको जो कैरी आउटपुट है वो कब हाई होगा, यानी कि ये कैरी आउटपुट कब हाई होता है, जब हमारे दोनों इनपुट हाई होते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, दोनों इनपुट अगर हाई होंगे तो कैरी, अगर कैरी हाई होगा उस टाइम पे जब हमारे दोनों इनपुट हाई होंगे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। और हाफ एडर को बनाने के लिए हमको एक एक्सोर गेट की आवश्यकता होती है, प्लस यहाँ पे क्या होती है एक एंड गेट की आवश्यकता होती है। तो इन दोनों गेट की हमको इसको बनाने के लिए आवश्यकता होती है। और यहाँ पे हम जो सम की इक्वेशन जो लिखते हैं, तो सम की इक्वेशन क्या होती है, ए एक्सोर बी होती है, और जो कैरी की जो इक्वेशन लिखते हैं हम कैरी, तो कैरी की इक्वेशन क्या होती है, ए डॉट बी होती है, ये यहाँ पे इसकी कैरी की इक्वेशन होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिलेंड्रिकल रोटर टाइप अल्टरनेटर आर ड्रिवन बाय। तो हमारे जो सिलेंड्रिकल टाइप अगर हम रोटर की बात करते हैं, तो जो सिलेंड्रिकल टाइप रोटर होता है इसका जो अगर हम बात करते हैं एक्सियल लेंथ की, तो इसकी जो एक्सियल लेंथ की बात करता हूँ मैं, एक्सियल लेंथ, तो ये क्या होती है, इसकी लार्ज होती है, यानी कि एक्सियल लेंथ ज़्यादा होती है। उसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ डायामीटर की बात करता हूँ सिलेंड्रिकल रोटर के, तो डायामीटर क्या होता है इसका स्मॉल होता है। और इसकी स्पीड भी जो क्या होती है, सिलेंड्रिकल टाइप रोटर की जो स्पीड होती है ये भी क्या होती है, मोर होती है, यानी कि ज़्यादा होती है इसकी स्पीड। क्योंकि इसमें कितने होते हैं, या तो दो या मैक्सिमम चार पोल होते हैं, इससे ज़्यादा हम इसमें पोल नहीं रखते हैं। और इसका जो यूज़ किया जाता है सिलेंड्रिकल टाइप रोटर का, तो इसका यूज़ हम थर्मल पावर प्लांट, या फिर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट, या फिर इसका उपयोग गैस पावर प्लांट में करते हैं। तो इन तीनों में से हम कहीं पर तीनों जगह इसका यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, स्टीम टरबाइन यानी कि स्टीम पावर प्लांट यहाँ पे
यानी कि थर्मल पावर प्लांट को कहते हैं। तो किसका यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल टाइप रोटर का यूज करते हैं स्टीम टरबाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हैव हाईएस्ट स्टेबिलिटी एंड पावर रेटिंग। तो यहाँ से 4 रजिस्टर दिए हुए हैं, इसमें आपको सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी और पावर रेटिंग बतानी है, वो किसकी होती है। तो सबसे ज्यादा पावर रेटिंग और स्टेबिलिटी होती है वायर बाउंड रजिस्टर की। अगर बात करता हूँ मैं यहाँ पे इसकी पावर रेटिंग की, तो जो वायर बाउंड रजिस्टर की जो जो यहाँ पे पावर रेटिंग होती है, तो ये कितनी होती है हमारी, तो इसकी रेटिंग होती है 2 वाट से लेकर के 100 वाट या इससे भी ज्यादा। ये 100 वाट या इससे भी ज्यादा होती है, हम लिख सकते हैं इससे भी ज्यादा होती है। उसी प्रकार अगर बात करता हूँ मैं रेसिस्टेंस की, तो रेसिस्टेंस कितना होता है, इसका रेसिस्टेंस होता है 1 ओम से लेकर के 200 ओम तक इसका रेसिस्टेंस होता है, या फिर इससे भी ज्यादा। यहाँ पे लिख सकते हैं इससे 200 ओम से भी ज्यादा, ये इसकी रेसिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे हमारा हाई स्टेबिलिटी और पावर रेटिंग किसकी हो जाएगी, वायर बाउंड रेसिस्टेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मीटर रीड्स 125 वोल्ट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज 125.5 वोल्ट, फाइंड द स्टैटिक एरर। तो यहाँ से हमारे पास आप सबको पता है कि स्टैटिक एरर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये मेजर कितना कर रहा है हमारे पास, तो ये मेजर तो कर रहा है हमारे पास कितना 125, और ट्रू वैल्यू कितनी है हमारे पास 125.5, ये हमारे पास ट्रू वैल्यू। तो एरर कितने की आ रही है 0.5। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्लस ए बार बी। तो हमको इसको कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा ए प्लस ए बार बी, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो जैसे डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये बार नीचे आएगा तो ये हो जाएगा और प्लस डॉट पे कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हमारा ए बार बी पे डबल बार हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा हमारा ए बार डॉट, ये क्या हो जाएगा हमारा, फिर बार नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा ए पे डबल बार प्लस हो जाएगा। तो यानी कि ये दोनों बार एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास ए बार डॉट ए प्लस बी बार, यहाँ पे बी पे बार रहेगा हमारे पास। तो अब दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा ए डॉट ए बार प्लस ए बार बी बार हो जाएगा। तो ये ए प्लस ए बार क्या होता है 0 होता है, और प्लस ए बार बी बार बचेगा। तो इस ए बार बी बार को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी पे बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये हमने ए बार डॉट बी बार कैसे लिखा, डी मॉर्गन्स थ्योरम से हम इसको ए प्लस बी बार लिख सकते हैं। तो ये भी हमने डी मॉर्गन्स थ्योरम से लिखा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है इफ द कंडक्टर इज मूव्ड इन अ स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड देन द ईएमएफ इंड्यूस इन इट सच ईएमएफ इज नोन एज। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा फेराडेस का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ जो होता है कि जब भी हमारा कोई भी कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है या कोई मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर को कट करता है, तो उस जो वहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होता है तो वो क्या होता है, वहाँ पे एक ईएमएफ एक इंड्यूस होता है। तो उसे हम फेराडेस का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ कहते हैं। तो जब भी हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी होगा और कंडक्टर मूवेबल होगा, यानी कि कंडक्टर घूमेगा, तो वहाँ पे कौन सा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ होगा। लेकिन अगर हमारे कंडक्टर स्टेशनरी है और हमारा फ्लक्स रोटेट कर रहा है तो उस टाइम पे जो ईएमएफ होगा वो हमारा स्टैटिक इंड्यूस होगा। तो ये हमारा कौन सा ये यूज होता है, हमारा ट्रांसफॉर्मर में होता है। ट्रांसफॉर्मर में हमारा कौन सा स्टैटिक होता है, और डायनेमिकली कहाँ होता है, हमारा जनरेटर में होता है, जनरेटर में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे कंडक्टर्स मूव कर रहे हैं और हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी है, इस वजह से यहाँ पे हमारा डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ पावर प्लांट एक्चुअल आउटपुट ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम इन अ पोटेंशियल आउटपुट to its potential output if it were possible for it to operate at full nameplate capacity continuous over the same period of a time is known as। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा ये जो फैक्टर होता है इस फैक्टर को हम क्या कहते हैं, तो ये हमारा प्लांट कैपेसिटी फैक्टर होता है। तो यहाँ पे हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का एक फॉर्मूला और होता है जिसे हम क्या लिख सकते हैं, एवरेज लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी, प्लांट कैपेसिटी। ये भी हमारे पास प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमको यहाँ पे फाइंड द आउटपुट एक्स फॉर अ गिवन सर्किट। तो हमको जो ये सर्किट दिया है इसके लिए आउटपुट बताना है। तो ये हमारा और गेट हो गया। तो ए और बी पे जब हमने इनपुट दिया तो ये क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी मिल जाएगा, और यहाँ से हमारे पास सी आया।
तो ये क्या एक्स एंड गेट, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी का एंड हो जाएगा सी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस हैज अ टिपिकल एनालॉग आउटपुट। तो यहाँ से हमारे पास जो डिवाइस दे रखे हैं इनमें से कौन से डिवाइस का आउटपुट जो है वो एनालॉग होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रेशर ट्रांसमीटर होता है, ये क्या क्या इसका जो आउटपुट होता है ये किस फॉर्म में होता है, एनालॉग फॉर्म में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये जो प्रेशर ट्रांसमीटर होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर ट्रांसड्यूसर के नाम से भी जानते हैं, ट्रांसड्यूसर। तो इसी को हम क्या करते हैं, प्रेशर ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं, जो कि क्या करता है, प्रेशर को डायरेक्टली एनालॉग क्वांटिटीज में हमको शो करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है इन अल्टरनेटर द रेशियो ऑफ वेक्टर सम ऑफ इंड्यूस ईएमएफ पर कोइल अपॉन में अरिथमेटिक सम ऑफ इंड्यूस ईएमएफ पर कोइल। तो आपको वेक्टर सम अपॉन अरिथमेटिक सम, तो ये हमारा क्या होता है, वेक्टर सम जो होता है अपॉन में अरिथमेटिक सम होता है इंड्यूस ईएमएफ पर कोइल में, तो ये हमारा होता है पिच फैक्टर, इसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर होगा। जो इसे हम किस नाम से जानते हैं, केसी, केसी बराबर क्या होता है हमारा कॉस ऑफ अल्फा बाई 2, यही हमारा क्या होता है, पिच फैक्टर होता है। अगर बात करता हूँ मैं केसी की, तो ये फुल पिच वाइंडिंग के लिए केसी की वैल्यू कितनी होती है, फुल पिच वाइंडिंग के लिए केसी की वैल्यू होती है 1, और शॉर्ट पिच वाइंडिंग के लिए केसी की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है। ये तो होगी हमारे पास फुल पिच के लिए, और ये होगी हमारे पास शॉर्ट पिच के लिए। और एक होता है हमारे पास ओवर पिच वाइंडिंग भी होती है। तो ओवर पिच में हमारे पास केसी की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। तो ये किस में होती है, ओवर पिच में होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रिकल सिंबल फॉर आइसोलेटर ऑफ फॉर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो हमको यहाँ से आइसोलेटर का ऑप्शन बताना है, आइसोलेटर का सिंबल बताना है। तो ये हमारे पास आइसोलेटर का सिंबल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर होगा। और ये जो सिंबल है ये हमारा किसका, सर्किट ब्रेकर का सिंबल होता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्ट अकर मोर फ्रीक्वेंटली इन पावर सिस्टम। यानी कि पावर सिस्टम में सबसे ज्यादा फॉल्ट कौन से होते हैं। तो हमारे जितने भी सबसे ज्यादा फॉल्ट होते हैं 80 to 85% जितने ही फॉल्ट होते हैं वो कितने होते हैं, कौन से होते हैं, हमारे लाइन टू ग्राउंड होते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली फॉल्ट होते हैं क्या होते हैं, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होते हैं। यानी कि ये कितने होते हैं, 80 से लेकर के 85% तक जो फॉल्ट होते हैं वो सारे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट द फाइनल स्टडी स्टेट डिफ्लेक्शन इज। तो यहाँ से आपको बताया कि जो पीएमएमसी में डिफ्लेक्शन टॉर्क आता है टीडी, तो डिफ्लेक्शन टॉर्क टीडी जो आता है ये क्या आता है, एन बी ए आई आता है। यानी कि टीडी जो होता है वो डायरेक्टली पर टीडी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। इसी कारण से इसका जो स्केल होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म होता है। यानी कि हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म का मतलब हो गया लीनियर। तो यहाँ पे क्या होता है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का जो स्केल होता है ये क्या लीनियर होता है। और इसमें जो डैम्पिंग यूज की जाती है वो एडी करंट डैम्पिंग हम इसमें यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं। और स्प्रिंग कंट्रोल मेथड के द्वारा इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड किया जाता है। और जो हमारा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है ये हमेशा डीसी पर वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द ऑपरेटिंग टाइम वैल्यूज फॉर फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर। जो हमारा फ्यूज होता है तो फ्यूज का जो ऑपरेटिंग टाइम होता है तो ये होता है 0.002 सेकेंड। और जो हमारा सर्किट ब्रेकर होता है, सर्किट ब्रेकर जो ऑपरेटिंग टाइम होता है तो ये होता है 0.2 से लेकर के 0.02 से लेकर के 0.05 सेकेंड। तो ये यहाँ पे हमारा सर्किट ब्रेकर का ऑपरेटिंग टाइम होता है। तो आप देख सकते हो फ्यूज का ऑपरेटिंग टाइम और सर्किट ब्रेकर का ऑपरेटिंग टाइम। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल डिवाइस इज यूज फॉर कंट्रोल या ऑपरेट इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। तो हमारे जो भी इंडस्ट्रीज में हम इक्विपमेंट का यूज करते हैं उनको कंट्रोल या ऑपरेट करने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो इंडस्ट्रीज में इक्विपमेंट को कंट्रोल या ऑपरेट करने के लिए हम पीएलसी का यूज करते हैं, यानी कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल का यूज किया जाता है। और मैंने अभी आपको बताया जो फर्स्ट पीएलसी जो बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था, डेक मिली के द्वारा बनाया गया था। 084 बनाया गया था, कब, 1969 में बनाया गया था। और अगर आपसे फर्स्ट कमर्शियली पीएलसी पूछा जाए तो पहला कमर्शियली पीएलसी 184 बनाया गया था, जो कि माइकल ग्रेनबर्ग के द्वारा बनाया गया था 1973 में, 1973 में बनाया गया था माइकल ग्रेगबर्ग के द्वारा 184 पीएलसी 184। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास द डेली लोड फैक्टर इज कैलकुलेटेड एज। तो आपको पता है कि जो लोड फैक्टर होता है, जो लोड फैक्टर होता है ये क्या होता है हमारे पास, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड होता है, मैक्सिमम डिमांड।
तो यहाँ से हमको क्या पूछा है, डेली पूछा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एवरेज लोड को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड इन, एवरेज लोड को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड, नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड या यूनिट्स कंज्यूम्ड पर डे, क्योंकि आपसे यहाँ से क्वेश्चन में डेली का पूछा है, इस वजह से हम पर डे का लिख रहे हैं। अगर एक साल का पूछता तो पर ईयर लिखते हैं, अगर मंथ लिखा पूछता तो पर मंथ लिखते हैं। अपन में मैक्सिमम डिमांड हो जाएगा इनटू, यहाँ पे क्या होता है आपका टाइम होता है साथ में, तो टाइम में क्या आ जाएगा, पर डे का आ जाएगा, यानी कि एक दिन का, यानी कि 24 घंटे का आ जाएगा। यहाँ से हमारा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड पर डे इनटू में 24 का है, क्योंकि आपसे एक दिन का पूछा है, अपन में मैक्सिमम डिमांड ऑफ द डे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the dash is a temporary storage area used by the CPU to store the relatively dash amount of data for insertion, calculation and control। तो हमारे पास जो स्क्रैच पैड एरिया होता है वो टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है, जो कि सीपीयू के द्वारा यूज किया जाता है, जो हमारे स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा को कैलकुलेट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए। जो भी हमारे पास जो भी छोटा डाटा होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा होता है, उसको कैलकुलेट या कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्रैच पैड एरिया जो होता है उसका जो उस प्रकार का हम क्या करते हैं, टेम्परेरी स्टोरेज का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, अगला क्वेश्चन है 67, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट द वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग कंडक्टर और कोयल चेंजेज एन ईएमएफ इंड्यूस इन इट। तो मैंने आपको कई बार बता दिया कि जब भी हमारा कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कंडक्टर को काटता है, कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स को काटता है, तो ये हमारा फेराडे का फर्स्ट लॉ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ई बराबर क्या होता है, एन डी फाई बाई डी टी होता है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नेचर ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इन आर्मेचर ऑफ अ डीसी जनरेटर इज डैश एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू डैश बाय मींस ऑफ स्प्लिट रिंग। तो हमारे पास जो डीसी जनरेटर होता है उसके आर्मेचर में किस प्रकार का ईएमएफ जो होता है वो जनरेट होता है, और उसको बाद में कन्वर्ट किया जाता है स्लिप रिंग की सहायता से। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो भी है हमारा, चाहे जनरेटर डीसी हो चाहे एसी हो, जनरेटर के आर्मेचर में हमेशा एसी करंट ही उत्पन्न होती है, यानी कि एसी करंट ही प्रोड्यूस होती है, यानी कि एसी ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। एसी क्यों होता है, क्योंकि जनरेटर जो होता है वो क्या करता है, हमारा फेराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ पर वर्क करता है, इस कारण उसके आर्मेचर में हमेशा एसी वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। उसी एसी को फिर बाद में क्या किया जाता है, ये जो हमारे स्लिप रिंग होती है उनकी सहायता से उसको क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है एसी वोल्टेज को डीसी में। तो यहाँ पे हमारा आर्मेचर में क्या प्रोड्यूस इंड्यूस होगा, हमेशा एसी प्रोड्यूस होगा, और बाद में उसको डीसी में कन्वर्ट कर लिया जाएगा स्लिप रिंग की सहायता से। तो ये हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, द सबमरीन फॉर अंडर वाटर मूवमेंट आर प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ। तो हमारे जो सबमरीन जो होती है अंडर वाटर में, जो सबमरीन चलती है उसमें वो किसकी सहायता से मूव करती है, तो उसमें हमेशा किसका यूज करते हैं, हम बैटरीज का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अल्टरनेटर व्हेन द आर्मेचर करंट इंक्रीजेस द टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप इज। तो यहाँ पे हमारे पास अगर बात करता हूँ मैं, ये हमारे पास एक आर्मेचर हो गया, लीकेज रिएक्टेंस हो गया, और आर्मेचर रिएक्शन हो गया, और ये हमारे पास आर्मेचर का रेसिस्टेंस हो गया, और जनरेटेड ईएमएफ हो गया। अगर ये हमारे पास ये क्या है, ई एफ एंगल ऑफ डेल है, ये हमारे पास आर्मेचर का रेसिस्टेंस आर है, ये हमारा आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो रिएक्टेंस ड्रॉप होता है वो एक्स ए आर है, और लीकेज के कारण जो रिएक्टेंस ड्रॉप होता है उसमें एक्स एल से ड्रॉप कर दिया, और ये वी हो गया, वी एंगल जीरो। तो यहाँ पे मेरी करंट आई ए है, अगर मेरी आई ए बढ़ेगी तो आई ए बढ़ेगी तो क्या होगा, मेरा जो ड्रॉप है आई ए के कारण क्या होगा, मेरा रेसिस्टेंस जो आर्मेचर रेसिस्टेंस है इसमें ड्रॉप बढ़ेगा, आर्मेचर रिएक्शन के कारण ड्रॉप बढ़ेगा, और लीकेज के कारण जो ड्रॉप है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो तीनों में क्या होगा, मेरा ड्रॉप बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्मेचर इफेक्टिव रेसिस्टेंस, आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस एंड लीकेज रिएक्शन, तीनों क्या होंगे, हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। इन तीनों के इंक्रीज होने के कारण क्या होगा हमारा, जब यहाँ से इन तीनों में ड्रॉप ज्यादा होगा, तो जितना हमने यहाँ से जनरेट किया था और इनमें ड्रॉप ज्यादा हुआ, तो हमको जो टर्मिनल पे वोल्टेज है वो क्या होगा, कम मिलेगा, यानी कि हमको जो ड्रॉप के कारण हमारा जो टर्मिनल पे वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और ये जो हमारा आर्मेचर रिएक्शन और आर्मेचर जो लीकेज रिएक्टेंस, इन दोनों का सम जो होता है ये क्या कहलाता है, हमारा एक्सेस सिंक्रोनस रिएक्टेंस कहलाता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन अल्टरनेटर व्हेन द आर्मेचर करंट इंक्रीजेस द टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप इज। तो यहाँ पे हमारे पास अगर बात करता हूँ मैं, ये हमारे पास एक आर्मेचर हो गया, लीकेज रिएक्टेंस हो गया, और आर्मेचर रिएक्शन, तीनों क्या होंगे, हमारे इंक्रीज होंगे।
तो यहाँ पे हमारा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि जब भी हमारी आर्मेचर करंट बढ़ेगी तो हमारा आर्मेचर का इफेक्टिव रेसिस्टेंस, आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस एंड आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या होगा, ड्रॉप बढ़ेगा, उस वजह से हमारा टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वंस अ सिंक्रोनस मशीन इज सिंक्रोनाइज, एक बार हमने सिंक्रोनस मशीन को सिंक्रोनाइज कर दिया, इट विल टेंस टू रिमेन्स इन सिंक्रोनिज्म विद द अदर अल्टरनेटर, ये क्या करती है, हमेशा सिंक्रोनिज्म में रहने का प्रयास करती है दूसरे अल्टरनेटर के साथ। इफ एनी टेंडेंसी टू डिपार्ट फ्रॉम द कंडीशन ऑफ सिंक्रोनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यू टू सर्कुलेटिंग करंट फ्लोइंग थ्रू द अल्टरनेटर, अगर अब हम क्या कर सकते, अब अगर हम उसको सिंक्रोनिज्म से अलग करना चाहें तो उस सिंक्रोनिज्म से अलग करेंगे तो उसके उस जब भी हम सिंक्रोनिज्म से अलग करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक अपोजिट डायरेक्शन में सिंक्रोनस टॉर्क लगेगा, यानी कि वो सिंक्रोनस टॉर्क क्या करेगा, उन दोनों को दूर करने का अपोज करेगा, उस अपोजिंग के कारण, उस अपोज जो करेगा तो उसके कारण क्या होगा, एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करने लग जाएगी। तो यहाँ पे हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, अपोज द सिंक्रोनस टॉर्क। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रैक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड टू बैलेंस द ग्रेविटेशनल पुल फॉर द ट्रेन ऑन एन अप ग्रेडियंट एज गिवन बिलो। तो यहाँ से हमको जो एफ जी दिया हुआ है इसकी वैल्यूज निकालनी है। तो ये हमारे पास नीचे की तरह लग रहा है एम जी, और ये हमारे पास थीटा एंगल बना रहा है, तो हमको एफ जी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से एफ जी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, एम जी साइन थीटा, ये हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, एफ जी की वैल्यू हो जाएगी, यानी ये जो फोर्स लगेगा ये हमारा इस साइड में इतना लगेगा, कितना, एम जी साइन थीटा, क्योंकि एंगल ये किसके साथ बना रहा है, एम जी के साथ बना रहा है, तो कोस इसके साथ आएगा, बाकी जिसके साथ एंगल नहीं बनाता उसके साथ साइन आता है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ जी बराबर एम जी साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, लेट एल्फा बी द एंगल इन इलेक्ट्रिकल डिग्री बाय विच स्पान ऑफ द कोयल इज लेस देन अ पोल पिच इन अल्टरनेटर एट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी द पिच फैक्टर इज इक्वल टू। तो यहाँ से हमारा जो पिच फैक्टर होता है, पिच फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, पिच फैक्टर ये क्या होता है, जिसे हम केसी से डिनोट करते हैं, केसी बराबर क्या होता है, कॉस ऑफ एल्फा बाई 2 होता है। और पिच फैक्टर की बात करें तो फुल पिच वाइंडिंग के लिए क्या होता है, 1 होता है, शॉर्ट पिच वाइंडिंग के लिए लेस देन 1 होता है, और ओवर पिच वाइंडिंग के लिए क्या होता है, 1 से ज्यादा होता है। अब चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विद रेस्पेक्ट टू डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो हमको यहाँ से इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पे दे कैन यूज टू मेजर बोथ पावर, तो हमारे डायनोमीटर टाइप होते हैं, दोनों को मेजर कर सकते हैं, ये हमारा सही है। दे आर फ्री फ्रॉम हिस्टेरेसिस एडी करंट लॉसेस, वो एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉसेस से भी फ्री होते हैं, क्योंकि जो हम इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप में जो हम वाइंडिंग करते हैं, जो कोर बनाते हैं, वो कौन सी एयर टाइप कोर का यूज कर सकते हैं, कौन सा किसकी बनाते हैं, एयर कोर का यूज करते हैं। तो एयर कोर का जब भी हम यूज करेंगे तो आपको पता है कि हमारे जो एयर होती है, एयर के अंदर ना तो कोई हिस्टेरेसिस लॉसेस और ना ही कोई एडी करंट लॉसेस होते हैं। तो यहाँ पे हमारे डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा, ना ही तो कोई हिस्टेरेसिस लॉसेस होंगे, ना ही एडी करंट लॉसेस होंगे, क्योंकि हम उसमें एयर कोर का यूज करते हैं। और दे हैव लो टॉर्क टू वेट रेशियो, उनका जो होता है टॉर्क टू वेट रेशियो भी लो होता है। लेकिन दे हैव यूनिफॉर्म स्केल, ये हमारा गलत ऑप्शन है, क्योंकि उनका स्केल जो होता है क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। नॉन यूनिफॉर्म क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो टीडी होता है, डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है, डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में टीडी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर डी एम बाई डी थीटा होता है। तो यहाँ से टीडी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर होता है, और जब भी आई स्क्वायर आ जाता है तो हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर लॉ होता है। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है तो वो उसका स्केल हमेशा क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। क्या होता है, तो ये क्या होता है हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म कह सकते हैं या नॉन लीनियर कह सकते हैं। तो इसका स्केल क्या होता है, नॉन लीनियर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यूनिफॉर्म दिया हुआ है, यानी कि लीनियर दिया हुआ। तो लेकिन हमको यहाँ से गलत बताना था, इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, दे हैव नॉन यूनिफॉर्म स्केल। अब चलते हैं, और यहाँ पे जो डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है इसमें किस प्रकार की डैम्पिंग यूज की जाती है, तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का हम यहाँ पे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, the rate of rise of re-striking voltage triple RV is defined as a slope of stiffness tangent of a re-striking voltage curve and it is determined as। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रिपल आरवी होती है, ट्रिपल आरवी जो होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वी एम अंडर रूट एल सी साइन टी अपॉन अंडर रूट एल सी, और इसकी यूनिट क्या होती है, के वी अपॉन माइक्रो सेकेंड, ये इसकी यूनिट होती है। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, इसका स्टिफनेस और टेंजेंट निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, वी एम अपॉन अंडर रूट एल सी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रिपल आरवी का फॉर्मूला वी एम अपॉन अंडर रूट एल सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 75 क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। बाकी के जो रिमेनिंग जो बचे हुए हमारे 75 क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में और भी ऐसे पेपर्स है जिनका सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।